Assalamualaikum viewers. Today we are going to start the Express Tribune opinion, namely uh, prisoners of war exchange, just the beginning of the long way to peace। ठीक है जी, प्रिजनर ऑफ वॉर एक्सचेंज हुआ है, ये एक लॉन्ग वे है पीस की तरफ। ठीक है, आप कह सकते हैं एक प्रोट्रैक्टेड, एक तवील सी जो एक कॉन्फ्लिक्ट चल पड़ा था रशिया और यूक्रेन के दरमियान। ठीक है, अभी तक चल रहा है और इसके काफ़ी जो है वो असरात या इम्प्लीकेशंस हम कह सकते हैं दुनिया के ऊपर भी मुरतब हुए हैं, नुकसानात भी बहुत सारे हुए हैं। ठीक है, ग्लोबल फूड के ऊपर भी बहुत से असरात मुरतब हुए हैं और फर्दर डिफरेंट डोमेन्स के अंदर जो है इसके असरात जो है हमें देखने को मिले हैं। ठीक है, तो इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, बेसिकली इसमें आपको ये बताया जाएगा कि जो यूक्रेन और रशिया है ना, तो उन्होंने मेजर प्रिजनर एक्सचेंज किया है, जिसमें तकरीबन जो है रशिया ने रिलीज किए हैं 230, अराउंड अबाउट 230 यूक्रेनियंस जो हैं उसको रिलीज किया है। ठीक है, और अगर हम बात करें इसके फुल स्केल इन्वेजन की, रशिया का जो फुल स्केल इन्वेजन था 2022 से लेकर अब तक, तो ये एक बड़े पैमाने पर एक्सचेंज जो है वो रहा है, प्रिजनर एक्सचेंज। ठीक है, और बहुत सी डिफिकल्टीज भी आई इस प्रोसेस को होने में, बहुत सी एफर्ट्स की गई यूक्रेन की तरफ से, इंटरनेशनल प्रेशर में बिल्डअप किया गया, यूएई की मेडिएशन हुई, इसने सालसी का किरदार किया, जिसके बाद कहीं जाकर ये कुछ पॉसिबिलिटीज जो हैं वो हो पाई हैं। उसके अलावा इसमें जो है वो इन एक्सचेंज जो ये इन्होंने प्रिजनर्स किए हैं, ठीक है, इनमें कौन लोग शामिल थे, मिसिंग इंडिविजुअल्स थे, सिविलियंस थे, कुछ सिपाही सोल्जर्स वगैरह शामिल थे। ठीक है, मगर ऐसा नहीं है कि अभी मुकम्मल तौर पर काम जो है वो ख़त्म हो गया है या रिलैक्सेशन हो गई है या पीस कायम हो गया है। ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, चैलेंजेस जो हैं अभी भी परसिस्टेंट हैं। और क्योंकि अभी भी थाउजेंड ऑफ यूक्रेनियंस अगर हम बात करें तो स्टिल मिसिंग हैं। ठीक है, उसके अलावा पोटेंशियल डिपोटेशंस भी हो रही हैं। ठीक है, और ये वॉर की नेचर जो है ना वो एक प्रोट्रैक्टेड नेचर में तब्दील हो चुकी है, तवील एक शिद्दत अख्तियार कर गई है। कॉन्फ्लिक्ट जो था रशिया और यूक्रेन के दरमियान, और अभी भी रशिया की सिंसेरिटी के ऊपर कि वो पूरी दुनिया में पीस लेकर आना चाहता है या परस्यू करना चाहता है पीस को, उसकी सिंसेरिटी के ऊपर मुख्तलिफ किस्म की स्केप्टिसिज्म हैं, डाउट्स हैं। ठीक है, और यूक्रेन जो है वो रिमेन कमिटेड है कि डिप्लोमेटिक सोल्यूशन होने चाहिए, इसलिए वहाँ के प्रेसिडेंट ने 10 पॉइंट पीस फार्मूला भी प्रेजेंट किया था। ठीक है, उसके अलावा वो सीख कर रहा है ग्लोबल सपोर्ट, कि ग्लोबल सपोर्ट मिले। अपकमिंग मीटिंग होने जा रही है, जिस ग्लोबल पीस समिट होने जा रही है, जिसके अंदर जो है वो जो है वो प्रपोजल जो है वो पेश किए जाएंगे पीस के हवाले से, कि किस तरह से पीस लेकर आया जा सकता है और बेहतर सूरत हाल को किया जा सकता है। ठीक है जी, तो यही सब हमें इसमें देखने को मिलेगा, मगर इसको स्टार्ट करने से पहले इसमें मौजूद कुछ डिफ़िकल्ट टर्म्स हैं, हम उसको अंडरस्टैंड करेंगे। और ये आपके पास पाकिस्तान अफेयर के हवाले से, करंट अफेयर के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और ग्लोबल इम्प्लीकेशंस क्या होंगी, ग्लोबल लेवल पर इसके क्या असरात मुरतब हो सकते हैं अगर पीस आएगा, तो वो सब भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो हम पहले इसके डिफ़िकल्ट टर्म्स को अंडरस्टैंड करते हैं। तो हमारे पास जो सबसे पहली टर्म आती है वो डेडलॉक है। ठीक है, डेडलॉक का मतलब होता है एक सिचुएशन जहां पर प्रोग्रेस नहीं हो पा रही होती, मुमकिन ही नहीं होती है प्रोग्रेस। ठीक है, उसके बाद मेडिएशन सॉलिसी के किरदार को कहते हैं, यानी कि दो अगर पार्टीज हैं उनके दरमियान कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो तीसरी पार्टी उसमें इंटरवेंशन करके जो सालसी का किरदार अदा करके जो रेजोल्यूशन करवाती है या इशू को, डिस्प्यूट को दूर करती है, रिजॉल्व करवाती है, उसको मेडिएशन कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास कैप्टिविटी है। कैप्टिविटी कहते हैं कैद में होना, इम्प्रिजनमेंट को कहते हैं। एट्रिशन आता है, एट्रिशन ग्रेजुअल रिडक्शन को कहते हैं, यानी आहिस्ता आहिस्ता किसी चीज़ का रिड्यूस होना, वीक हो जाना। ठीक है, उसके बाद प्रोट्रैक्टेड का मतलब तवील, एक लंबे अरसे से चलती हुई चीज़। फिर नेक्स्ट हमारे पास प्रीमेच्योर आता है। प्रीमेच्योर एक ऐसा हैपनिंग होता है, यानी कि एक टाइम पीरियड, एक स्पेसिफिक जो टाइम पीरियड होता है उससे पहले ही किसी चीज़ का, किसी इंसिडेंट का अकर हो जाना। फिर ट्रूस आ जाता है। ट्रूस मायदे को कहते हैं, एग्रीमेंट को कहते हैं। ठीक है, जो एनिमीज या अपोनेंट्स के दरमियान में होता है। इंक्लिनेशन होता है एक टिल्ट, एक रुझान, एक टेंडेंसी। ठीक है, उसके बाद सैंक्शंस हम रुकावटों को कहते हैं, इकोनॉमिक रुकावटें जो लगाई जाती हैं। उसके बाद फाउंडिंग स्टोन है। फाउंडिंग स्टोन से मुराद किसी भी चीज़ की बुनियाद, जो फंडामेंटल एलिमेंट होता है जिसकी बुनियाद पर ही किसी को चीज़ को एस्टैब्लिश किया जाता है। ऑम्बड्समैन आता है। ऑम्बड्समैन जो है एक ऑफिशियल अपॉइंटेड है, ठीक है, जो इन्वेस्टिगेट करने के लिए होता है इंडिविजुअल की कंप्लेंट्स को, किसी ने कोई मैल एडजस्टमेंट की है, एडमिनिस्ट्रेशन खराब की है, तो उसके अगेंस्ट में ये काम करता है। सीज फायर आता है। सीज फायर जंग बंदी को ही कहते हैं, जंग को रोकने को कहते हैं। ठीक है, टेम्परेरी सी सस्पेंशन जो होती है फाइटिंग के अंदर। ठीक है जी, ये तो हो गई हमारे पास कुछ डिफिकल्ट टर्म जो हमने अंडरस्टैंड कर ली हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे पास ये क्वेश्चन किस नोयत का आ सकता है।
तो यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन आपको दिया है। उसमें यहाँ पर है कि कौन से स्टेप्स जो हैं वो स्ट्रैटेजिक स्टेप्स कौन से ले सकता है यूक्रेन नेविगेट करने के लिए, जो तवील कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है रशिया के साथ उसका, उसको ख़त्म करने के लिए और पीस कायम करने के लिए, और जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं प्रिजनर एक्सचेंज जो हुए हैं इसके क्या असरात मुरतब हुए हैं, और फर्दर जो यूक्रेन की जानिब से इंटरनेशनल इदारों की जानिब से आप कह सकते हैं डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हैं, तो वो कौन कौन सी चल रही हैं, और ग्लोबल पीस समिट जो अपकमिंग है डेवोस के अंदर, उसके क्या इम्प्लीकेशंस निकल कर सामने आ सकते हैं, वही सब हम इसमें देखेंगे, और इस तरह से आपके पास क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है जी, अब मेन क्रक्स इसका अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास आ रहा है जी प्रिजनर एक्सचेंज ऑन जनवरी 3। ठीक है जी, 3 जनवरी को जो है वो प्रिजनर एक्सचेंज हुए हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था आपको, अप्रोक्सीमेटली 230 यूक्रेनियंस जो हैं वो कैप्टिविटी से, रशियन कैप्टिविटी से जो है वो रिलीज़ किए गए हैं। ठीक है, जो एक आप कह सकते हैं कि 2022 से लेकर एक लार्ज जो फुल स्केल इन्वेजन था यूक्रेन की तरफ रशिया का। ठीक है, तो उस वक्त से लेकर अब तक का एक लार्जेस्ट एक्सचेंज ऑफ प्रिजनर्स रहा है। ठीक है, उसके बाद डिफ़िकल्ट एक्सचेंज प्रोसेस था। डिफ़िकल्ट इसलिए था क्योंकि बहुत ही अरसे से एक डेडलॉक छाया हुआ था। ठीक है, 5 मंथ का डेडलॉक फेस किया, और एक प्रोसेस ये चलता रहा। मॉस्को ने फ्रीज किया हुआ था इस चीज़ को। ठीक है, उसकी तरफ से ये फ्रोजन था। ठीक है, ये एक्सचेंज प्रोसेस, लेकिन अब ये जो है काफ़ी एफर्ट्स के बाद, यूक्रेन की एफर्ट्स के बाद, इंटरनेशनल प्रेशर और यूए की खसूसी तौर पर मेडिएशन के बाद जो है ये प्रोसेस जो है वो दोबारा से बेहतर तरीके से हो सका है। ठीक है, उसके बाद कंपोजिशन ऑफ एक्सचेंज पर्सन्स की बात की जा रही है। ठीक है, 48 मिसिंग इंडिविजुअल्स थे इसमें, आप ये डाटा कोड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद 6 इलीगली इम्प्रिजन्ड सिविलियंस थे, 5 वमेन थी, 7 डिफेंडर्स ऑफ स्नेक आइलैंड थे। ठीक है, मेरीपूल ऑफ डिफेंडर्स थे, नेशनल गार्ड सोल्जर्स जो कि कैप्चर्ड थे। कहाँ पे हुए थे? क्रोनोबल न्यूक्लियर पावर प्लांट पर। ठीक है, जो कि पार्ट थे एक्सचेंज्ड ग्रुप का। तो यहाँ पर आप इसे एज अ डेटा कोड कर सकते हैं कहीं पर भी। ठीक है, उसके बाद अगर हम टोटल एक्सचेंज एंड मिसिंग सिटीजन्स की बात करें, तो वो बता रहे हैं कि स्टार्ट से लेकर ना रशियन वॉर जो कि अगेंस्ट हो रही थी यूक्रेन के, तो 2,828 यूक्रेनियंस जो हैं वो ब्रॉड बैक हुए हैं रशियन कैप्टिविटी से। लेकिन यहाँ पर उनके तकरीबन इतने रिलीज होने के बावजूद भी वहाँ पे बता रहे हैं कि एटलीस्ट 28,000 सिटीजन्स ऐसे हैं यूक्रेन के जो स्टिल जो है उनको कंसिडर किया जा रहा है कि ये मिसिंग ही हैं। ठीक है, जिनमें जो है सिविलियन यरगमाल भी हैं, कुछ लोग हॉस्टेजेस हैं, और कैप्टिविटी में भी हैं कुछ रशिया की। ठीक है जी, उसके अलावा अगर बात की जाए पोटेंशियल डिपोर्टेशन ऑफ चिल्ड्रन की, तो वो किस तरह से की है जी। रशियन ऑक्यूपायर्स जो हैं उन्होंने डिपोर्ट किया नियरली 200 to 300,000 चिल्ड्रन को यूक्रेन से रशिया की तरफ। ठीक है जी, 200 से 300,000 आप कह सकते हैं। ठीक है, आपके पास ये काफ़ी अच्छा एक डाटा इकट्ठा हो गया, आप इसको काफ़ी अच्छे तरीके से इस पे डाल सकते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है जी कंटिन्यूड एफर्ट्स फॉर प्रिजनर रिलीज। ठीक है, अब प्रिजनर रिलीज की जो ये एफर्ट्स है ना, ये कंटिन्यूसली चल रही हैं। तो वो बता रहे हैं आपको यहाँ पर कि 24/7 ये एफर्ट्स जो हैं वो हो रही हैं, रिलीज किया जा रहा है प्रिजनर्स को। ठीक है, और प्रिजनर एक्सचेंज हो रहे हैं। स्केप्टिसिज्म है जी एंडिंग ऑफ द वॉर के ऊपर, के रशिया की जानिब से अगर देखा जाए कि वो परस्यू करना चाहता है पीस को या नहीं, तो इसके ऊपर जो है वो मुख्तलिफ किस्म के स्केप्टिसिज्म पाए जाते हैं, कुछ शक व शुबात ही पाए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये एक तवील नेचर की हो गई है, आप कॉन्फ्लिक्ट को कह सकते हैं, प्रोट्रैक्टेड नेचर हो गया इसका वॉर का। ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये एक थर्ड ईयर जो है को पहुंच रहा है, ये एक कॉन्फ्लिक्ट जो है। ठीक है, इसका तीसरा साल शुरू हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखें तो रशियाज लैक ऑफ सिंसियर स्टेप्स टुवर्ड्स पीस हैं इसके, क्योंकि रशिया की तरफ से कोई सिंसेरिटी नज़र नहीं आ रही है कि वो पीस कायम करना चाहता है। ठीक है, उसके अलावा कंडीशनल ट्रूस सिग्नल्स की अगर बात की जाए, तो मॉस्को जो है वो सिग्नलाइज कर रहा है ट्रूस को। ठीक है, उसकी एक अटेम्प्ट नज़र आती है ये, कि अगर वो इसकी बात करता भी, अगर इसका सिग्नल देता भी है, तो वो वीकन करना चाह रहा है जो इंटरनेशनल सपोर्ट को यूक्रेन के लिए, कि यूक्रेन के साथ उसकी सपोर्ट ना हो पाए। ठीक है, और पुतिन की तरफ से हमें ये जो इंक्लिनेशन है, जो उसका रुझान है या टिल्ट है, तो नेगोशिएशन की तरफ उस तरीके से स्केप्टिसिज्म ही पाते हुए नजर आते हैं। यहाँ पर ज़्यादातर हमें उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है उसका रुझान स्केप्टिक लगता है। ठीक है जी, उसके बाद अगर हम बात करें यूक्रेनियन अंडरस्टैंडिंग ऑफ पुटिन इंटेंशंस की, ठीक है, तो यूक्रेनियन
बिलीव करते हैं कि पुतिन जो है वो फॉलो नहीं करेगा किसी भी पीस एग्रीमेंट को, ठीक है? तो यही शक व शुबात पाए जा रहे हैं कि यूक्रेन की तरफ से कि वो पीस को परस्यू नहीं करना चाह रहा, और उस तरफ से मॉस्को वाली साइड से जो है एक फुल स्केल रशियन इन्वेजन ही रही है यूक्रेन की तरफ से। ठीक है, तो अगर हम पीस की बात करें, ट्रू पीस की बात करें, ठीक है, कंडीशंस उसकी क्या होंगी, तो वो यही होंगी रशिया के साथ कि वो चाह रहा है कि वॉर के जो इम्पैक्ट हैं, जो रशियन इंटेंसिफाई कर रहे हैं, क्योंकि अगर रशिया की तरफ से देखा जाए तो जो रशिया है वो सैंक्शंस की वजह से, फाइनेंशियल लॉसेस की वजह से ट्रू पीस की तरफ जाता उस तरीके से नज़र नहीं आता। तो कुछ कंडीशंस ऐसी हैं, अगर मॉस्को की जानिब से देखा जाए तो वो एग्रेशन को कम करवाना चाहता है। उसका गोल यही है कि एग्रेशन ना हो मॉस्को की तरफ से, ठीक है? और यूक्रेन के लिए जो है वो पीस कायम हो जाए प्रॉपर तरीके से। क्योंकि यूएन की जानिब से जो है वो प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है कि गोल उसका यही कि फोर्स करें वो मॉस्को को कि वो अपनी एग्रेशन को जो है वो स्टॉप करे और एडहेयर करे गोल्स को एंड प्रिंसिपल्स को, जो कि यूएन के चार्टर के हैं। ठीक है जी। अब यूक्रेन की डिप्लोमेटिक अप्रोच एंड पीस फार्मूला देखें तो यूक्रेन जो है वो बहुत से चैलेंजेस अभी भी परसिस्टेंट हैं। इन चैलेंजेस के बावजूद यूक्रेन ने अपने दरवाजे खोल रखे हैं डिप्लोमेटिक सोल्यूशन के लिए। वो भरपूर कोशिश कर रहा है कि डिप्लोमेसी की जाए, नेगोशिएशन के ज़रिए काम किया जाए। इसी वजह से अगर देखा जाए तो 10 पॉइंट पीस फ़ॉर्मूला जो है वो प्रेज़िडेंट ऑफ यूक्रेन की जानिब से दिया गया था, और इस पीस फ़ॉर्मूला को जो है वो बहुत ही वर्ल्ड सपोर्ट हासिल हुई थी, ठीक है? ये रियलिस्टिक प्लान था लास्टिंग पीस के लिए, ठीक है? तो पीसफुल तरीके के लिए यूक्रेन तो अपनी भरपूर कोशिश कर रहा है, ठीक है? और अपकमिंग जो ग्लोबल पीस समिट है, जिसका ख़ुसूसी तौर पर इसमें ज़िक्र किया गया है ओपिनियन के अंदर, ठीक है? ये 4th मीटिंग है नेशनल सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी एडवाइजर्स की, ठीक है? पीस फार्मूला है जो कि हेल्ड होने जा रहा है डेवोस में ऑन 14th जनवरी को, ठीक है? और इसके अंदर जो है वो पीस समिट के हवाले से बात की जाएगी कि किस तरीके से इन तमाम चीज़ों को, एग्रेशन को रोका जा सकता है और पीस किस तरह कायम किया जा सकता है, और एक पीसफुल फ्यूचर जो है वो दुनिया का, उसकी फाउंडेशन को रखा जा सकता है, और सिक्योरिटी को किस तरीके से कायम किया जा सकता है, ठीक है जी? अब हम देखते हैं कि इसके इम्पैक्ट क्या पड़ सकते हैं, जो कि हमने खुद से इसमें ऐड किए हैं कि दुनिया के ऊपर इस समिट के या इस प्रोसेस के क्या-क्या जो हैं वो इम्प्लीकेशंस जो हैं वो, या असरात जो हैं वो मुरतब हो सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम देख सकते हैं कि जियोपॉलिटिकल टेंशन्स हैं, ठीक है? जियोपॉलिटिकल टेंशन्स आप कह सकते हैं कि ये कॉन्फ्लिक्ट कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ना, हाइटन कर रहे हैं जियोपॉलिटिकल टेंशन्स को, जो अफेक्ट कर रहे हैं डिप्लोमेटिक रिलेशंस को ग्लोबली, ठीक है? ग्लोबली नेशंस के दरमियान ये रिलेशन जो है वो इफेक्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। जियोपॉलिटिकल टेंशन्स बढ़ रही हैं इसकी वजह से, ठीक है? अगर इंटरनेशनल सिक्योरिटी की बात करें तो ग्लोबल सिक्योरिटी कंसर्निंग इश्यूज भी हमें नजर आ रहे हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं इंटरनेशनल अलायंसेस को, अलायंसेस भी चेंज हो रहे हैं, डिफेंस पोस्चर्स चेंज हो रहे हैं, तो सिक्योरिटी लैंडस्केप वेरियस रीजन के अंदर जो है वो हिट होता हुआ, चेंज होता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है? और अगर एनर्जी मार्केट की बात करें तो जो है ये रीजन जो है खसूसी तौर पर यूक्रेन और रशिया वाले साइड पे, हम इस पूरा प्रॉपर रीजन की, एशियन रीजन की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो ये सिग्निफिकेंट है एनर्जी रिसोर्सेज के हवाले से। लेकिन अगर हम इधर की बात करें, इस कॉन्फ्लिक्ट की बात करें, तो इस हवाले से ग्लोबल एनर्जी मार्केट को भी बहुत बुरे धचका जो है वो लगा है, और इसकी वजह से वो हिट हुआ है, ठीक है? और फ्लक्चुएशंस हुई हैं ऑयल एंड गैस प्राइसेस के अंदर, और इनकी फ्लक्चुएशन की वजह से ही पूरी दुनिया के अंदर भी महंगाई जो है उसने जन्म दिया है, ठीक है? उसके अलावा अगर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की बात करें तो डेफिनेटली ऑयल गैस प्राइसेस और इन मार्केट्स की प्राइसेस में फ्लक्चुएशन की वजह से इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को भी खदशात जो हैं वो मिल रहे हैं। कॉन्फ्लिक्ट की वजह से बहुत से इम्पैक्ट्स इस पे पड़े हैं, जैसे कि ट्रेड पर इम्पैक्ट्स पड़े हैं, इन्वेस्टमेंट पर और फाइनेंशियल मार्केट्स पर इम्पैक्ट इसके पड़े हैं। ठीक है, उसके अलावा रिफ्यूजी क्राइसिस भी डेफिनेटली साथ ही साथ है सोशल लेवल पर, अगर हम बात करें, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट में जो है वो उसने रिफ्यूजीज को, क्राइसिस को जो है और ज़्यादा एस्केलेट किया है, बढ़ा दिया है, तो अफेक्ट किया उसने नेबरिंग कंट्रीज़ को, क्योंकि नेबरिंग कंट्रीज़ के अंदर ही रिफ्यूजीज जो हैं वो जा रहे हैं और क्राइसिस जो है इसके बढ़ रहे हैं। तो एक प्रॉपर हम कह सकते हैं इम्प्लीकेशंस एक सोशल लेवल पर भी बनती हैं, ठीक है? ब्रॉडर ह्यूमैनिटेरियन इशू डेवलप हो जाता है और ग्लोबल इम्प्लीकेशंस के साथ डेवलप होती हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें ह्यूमन राइट्स और इंटरनेशनल लॉ की,
तो वायलेशन हुई है जी ह्यूमन राइट्स की और इंटरनेशनल लॉ की, क्योंकि जंग के अंदर, कॉन्फ्लिक्ट के अंदर आप क्या देख सकते हैं कि किसी किस्म की जो है वो फॉलो नहीं किया गया इनके प्रिंसिपल्स को, ठीक है। तो इंटरनेशनल लॉ को और ह्यूमन राइट्स की तमाम जो है वो वायलेशन यहाँ पर नज़र आती हैं ऑर्गेनाइजेशंस की। और उसकी तरफ से रिएक्शंस अगर हम ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस के देखें तो उनकी तरफ से प्रॉपर होने चाहिए, और वर्ल्ड वाइड इसके इम्पैक्ट्स जो हैं हमें वो नज़र आ रहे हैं। और अगर डिप्लोमेटिक रिलेशंस की बात करें तो डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी स्ट्रेन होते हुए नज़र आ रहे हैं। इसकी वजह से यही है कि जो है वो ट्रेडिंग और पार्टनरशिप्स और अलायंसेस शिफ्ट्स हमें नज़र आ रहे हैं। इसके अंदर कॉपरेशन टूट सकती है, ठीक है। और एक ग्लोबल पॉलिटिक्स जो है वो फिर से शुरू हो सकती है, और इसके काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट्स जो हैं वो दुनिया के ऊपर पड़ सकते हैं, ठीक है। और नेटो एंड कलेक्टिव डिफेंस की अगर बात की जाए तो कॉन्फ्लिक्ट टेस्ट जो हैं और इफेक्टिवनेस जो है नेटो की, तो नेटो के हवाले से भी कलेक्टिव डिफेंस मैकेनिज्म जो हैं वो उठाए जा सकते हैं। इस पे आप देख सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का रोल भी इन्फ्लुएंस होगा, कि ऑर्गेनाइजेशंस को, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को रीजनल एंड ग्लोबल लेवल पर सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना भी हो सकता है, और उनका सामना करते हुए उनको एक पॉजिटिव स्टेप्स लेने की ज़रूरत है इन चीज़ों को टैकल करने के लिए, ठीक है। उसके अलावा इंटरनेशनल मेडिएशन एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन भी हो सकती है। अगर तो इंटरनेशनल मेडिएशन हो जाए तो कॉन्फ्लिक्ट की जो रेजोल्यूशन है वो मुमकिन हो सकती है, ठीक है। तो इस अप्रोच से क्या होगा कि एक आप कह सकते हैं कि काफ़ी हद तक जो है वो पीसफुल वे में हम डिस्प्यूट्स को हल करवा सकते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक सैंक्शंस की अगर बात की जाए तो इकोनॉमिक सैंक्शंस भी लगाई गई हैं, डेफिनेटली रशिया के ऊपर भी आपको नजर आई है इकोनॉमिक सैंक्शंस, ठीक है, इम्पोज की गई हैं, जिसने इफेक्ट भी किया है ट्रेड रिलेशनशिप को और इकोनॉमिक टाइज को। अब उसके साथ जितने भी अलाइंसेस थे, जितने भी उसके रिलेशनशिप में ट्रेडिंग पार्टनर्स थे, ठीक है, तो उनकी जो रिलेशनशिप है वो भी इफेक्ट हुआ है और इकोनॉमिक टाइज भी इफेक्ट हुए हैं इसी वजह से, ठीक है। उसके अलावा अगर इम्प्लीकेशन की बात करें मीडिया या इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की, तो कॉन्फ्लिक्ट जो है वो हाईलाइट करता है रोल को मीडिया के। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी यहाँ पे चल गई है, क्योंकि नैरेटिव्स डिफरेंट बिल्ड किए जा रहे हैं, हर तरफ से अलग अलग परसेप्शंस जो हैं वो फैलाए जा रहे हैं, देखने को मिल रहे हैं ग्लोबल लेवल पर, ठीक है। ये भी एक अलग तरह के कंसर्न्स जो हैं वो रेस करते हैं कि डिस इन्फॉर्मेशन कंपेन्स चलाई जाएंगी। तो ये भी एक आप कह सकते हैं कि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी इस लेवल पर हमें देखने को मिल सकती है। उसके अलावा ग्लोबल आर्म ट्रेड भी बढ़ गई है, ठीक है। इसकी इम्प्लीकेशन इस तरह से भी हैं कि टेंशन्स इंक्रीज हुई हैं, आर्म रेस बढ़ गई है, आप कह सकते हैं इंटेंसिफिकेशन हो गई है आर्म रेस की, आर्म ट्रेड की, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा एक्वायर किया जा रहा है मिलिट्री रिसोर्सेज को, मिलिट्री आर्म्स एंड आर्सनल्स को, ठीक है। उसके अलावा साइबर सिक्योरिटी कंसर्न्स की अगर बात करें तो साइबर सिक्योरिटी में भी आ जाता है ये थ्रेटनिंग सिस्टम, क्योंकि हम कह सकते हैं कि बहुत सी इम्प्लीकेशन जो है वो ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटजीज पर भी पड़ी हैं, ठीक है, और उनकी कॉपरेशन पे भी पड़ी हैं, क्योंकि इसके हवाले से इसी वॉरफेयर को लेते हुए जो ग्लोबल लेवल पर चल रही है, पॉलिटिकल लेवल से लेकर एक मीडिया के रोल से, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर से चलती हुई, इंटेंसिफिकेशन ऑफ आर्म ट्रेड से चलती हुई साइबर सिक्योरिटी तक आ पहुंची है, ठीक है। तो इसके वर्ल्ड वाइड बेतहाशा बहुत से लेवल्स पर, बहुत सी डोमेन्स में जो हैं वो इम्पैक्ट्स पड़ सकते हैं, असरात मुरतब हो सकते हैं। तो इसके लिए जो पीस है, अगर पीस को कायम कर लिया जाए तो हम बेहतर तरीके से जो है इसको रिजॉल्व करवा सकते हैं इशू को, डिस्प्यूट को, और एक अमन की फ़ज़ा जो है वो कायम हो सकती है, ठीक है जी। तो ये था इसका एनालिसिस। अगर आप लोगों को ये पसंद आया है तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।